तो दिल्ली में बीजेपी सरकार ने 27 साल बाद वापसी की है, जिसके बाद हर मोर्चे पर सख्ती से काम करने की शुरुआत हो गई है। जिसमें एक बड़ा फैसला दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए पुरानी गाड़ियों को लेकर किया गया है। अब 31 मार्च के बाद से दिल्ली में 15 साल पुरानी गाड़ियां डब्बा हो जाएंगी। उन्होंने किसी भी पेट्रोल पंप पर अब पेट्रोल नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा। इस फैसले को दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पहले हमें दिल्ली से होने वाले प्रदूषण को रोकना है, तब जाकर हम दूसरे राज्यों को कुछ बोल पाएंगे। दिल्ली सरकार के इस फैसले के बारे में जल्द ही केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय को जानकारी दे दी जाएगी। सरकार पेट्रोल पंपों पर गैजेट लगा रही है, जिसमें 15 साल से ज्यादा पुराना अगर वाहन होगा तो उसकी पहचान हो जाएगी। पर्यावरण एनवायरमेंट दिल्ली का सबसे बड़ा इशू है। दिल्ली के अंदर हवा गंदी है, पानी गंदा है। आज बहुत मैराथन मीटिंग हुई, लगभग 3-3.5 घंटे, जिसमें हमने ये जानने की कोशिश की कि बीमारियां क्या हैं और उसके समाधान क्या हैं। हमने जो बड़े 4-5 फैसले लिए वो ये हैं। एक, जितने 15 साल पुराने व्हीकल हैं उन व्हीकल्स को 31 मार्च के बाद तेल देना बंद कर दिया जाएगा। हम अपने ऐसे गैजेट्स लगा रहे हैं पेट्रोल पंप के ऊपर जो लगभग 80% पेट्रोल पंप पर लग चुके हैं। 31 मार्च तक 100% पेट्रोल पंप से लग जाएंगे। दूसरा, 15 साल पुराने जितने व्हीकल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक टीम बना रहे हैं जो उनको आइडेंटिफाई करेगी और उनको लाकर दिल्ली में नाउ एंटर कर सके और दिल्ली से बाहर निकाले जा सकें। इसके लिए हमारी टीम अलग से काम करेगी। हमने बहुत सारे पैरामीटर्स आज तय किए हैं जो पहली बार हैं, जो नए हैं। हो सकता है किसी को उसके साथ तकलीफ भी हो, प्रॉब्लम भी हो। और हम क्लाउड सीडिंग के लिए भी अगले जो 3 महीने जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जो मैक्सिमम पोल्यूशन होने वाला है, हमने आज तय किया है। हर सूरत में जो भी हमें परमिशंस लेने होंगे हम अभी परमिशंस लेंगे। हम यूनिवर्सिटीज को रोपिन करेंगे, आईआईटीज को रोपिन करेंगे और हम इंश्योर करेंगे कि जब आपको दिल्ली के अंदर स्वेयर पोल्यूशन का टाइम होगा तब क्लाउड सीडिंग से बरसात भी कराई जा सके और इस पोल्यूशन के ऊपर रोक लगाई जा सके। इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार ने पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए कई फैसले लिए हैं। आपको उसके बारे में जानकारी भी दे देते हैं। एक तो ऊंची इमारत, होटल पर एंटी स्मॉग गन लगाना अब जरूरी हो जाएगा। एंटी स्मॉग गन लगाने का नियम पहले से है, लेकिन सख्ती नहीं थी। 90% सीएनजी बसों को दिसंबर 2025 तक हटा दिया जाएगा। सीएनजी बसों की जगह इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। दिल्ली को मार्च में 1000 इलेक्ट्रिक बसें मिलने वाली हैं। तो दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए सरकार को इस तरह के सख्त कदम उठाने जरूरी हो गए। दिल्ली वालों के लिए जरूरी है, दिल्ली वालों की सेहत के लिए जरूरी है, दिल्ली वालों की हवा के लिए जरूरी है, क्योंकि दिल्ली की हवा का बुरा हाल है। इतना बुरा हाल अगर कंपैरिजन करने पे आता है तो हर रोज यानी कि 38 सिगरेट जितना धुआं जो है वो दिल्ली के एयर में है, जिसमें हम सांस ले रहे हैं। नवंबर 2013 में AQI 287 पहुंच गया था और 24 तक ये 500 के पार हो गया AQI। अब अंदाजा लगाइए कितनी पोल्यूटेड हवा है। जब हम सांस लेते हैं तो हवा में मौजूद पॉल्यूटेंट्स भी हमारे फेफड़ों में जमा हो जाते हैं। ये हमारी ब्लड स्ट्रीम में प्रवेश कर जाते हैं और खांसी, आंखों में खुजली, जलन, गला खराब, रेस्पिरेटरी सिस्टम में खराबी, लंग्स से जुड़ी बीमारियां, छोटे बच्चों को, सीनियर सिटीजन को और आखिरकार कैंसर की भी एक बड़ी वजह है। अब लगातार नई स्टडीज में यह सामने आया है कि इससे ब्रेन की फंक्शनिंग भी प्रभावित होती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI एक तरह का टूल है जो मापता है कि हवा कितनी साफ है, हवा कितनी स्वच्छ है। इसकी मदद से हम इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि इसमें मौजूद एयर पॉल्यूटेंट से हमारी सेहत को क्या नुकसान पहुंचता है। अब AQI कितना अच्छा होता है, कितना घातक होता है? 0 से 50 जो है AQI होना चाहिए, उसे अच्छा माना जाता है। 51 से 100 कहते हैं ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री। 101 से 150 कहते हैं कि आपकी हवा जो है पॉल्यूटेड होनी शुरू हो रही है, इसे नीचे लेकर के आइए। 151 से 200 का मतलब होता है कि खराब, बहुत खराब एयर है। और 201 से 300 मतलब सांस लेने टाइप ही एयर नहीं है। और 300 से अगर ऊपर पहुंच जाए फिर तो भगवान भरोसे, यानी कि इतनी ज़्यादा हालत है कि ये आपको बीमार बना सकती है, इतना गंभीर है। और दिल्ली का पहुंच गया था 500।
आपको यह भी बता देते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण के फैक्टर क्या है, क्यों हवा इतनी पॉल्यूटेड है। एक तो पराली जो जलाई जाती है, जो फसल होता है, जो फसलों के बाद जो बचता है वो जलाया जाता है, वो 37% कहते हैं कि वो जो धुआं है वो दिल्ली की तरफ पहुंचता है, आसपास के राज्यों से, पंजाब से, हरियाणा से और आसपास, क्योंकि दिल्ली में अपनी तो कोई ऐसी एग्रीकल्चर लैंड और पराली नहीं है जो कि जलती हो, लेकिन पराली से जो आता है धुआं वो यहाँ पर जमा हो जाता है, जिस कारण से 37% कारण है। पास के राज्यों में पराली जलती है, सर्दियों में पराली जलती है, सबसे बड़ी वजह हो जाती है प्रदूषण की। सर्दियों में इतना पोल्यूशन हो जाता है। जो गाड़ी से है वो 12% प्रदूषण है, जो कि टोटल पार्ट निभाता है। और जो संख्या हम बात करें तो 80 लाख से ज़्यादा गाड़ियां हैं। फैक्ट्रियों से प्रदूषण, दिल्ली में प्रदूषण की तीसरी बड़ी वजह फैक्ट्रियां हैं। दिल्ली और इसके आसपास मौजूद इंडस्ट्री से PM 2.5 और PM 10 का उत्सर्जन होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हवा में मौजूद 44% PM 2.5 और 41% PM 10 के लिए फैक्ट्रियों से निकलने वाले केमिकल जिम्मेदार है। अभी सरकार ने गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए एक्शन लिया है। बाकी के दोनों फैक्टर्स पर भी काम करने की उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी खबर का रुख करते हैं। संभल में हर दिन कुछ ना कुछ अपडेट हो रहा। नवंबर 2024 में हिंसा भड़क गई थी, जिसमें गोली लगने से 5 लोगों की मौत हो गई थी। इसकी जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक जांच समिति का गठन किया गया। संभल पहुंची हिंसा के चश्मदीदों के बयान इसने दर्ज किए। इस मामले में हिंदू पक्ष के वकील गोपाल शर्मा PWD गेस्ट हाउस में न्यायिक आयोग के सामने पेश हुए। उन्होंने बाद में बताया कि आयोग ने घटना के संबंध में प्रत्यक्षदर्शी के तौर पर लिखित हलफनामा उनसे मांगा था। जांच आयोग की टीम के सवालों को लेकर क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। हम लोग सर्वे करने गए थे, प्रशासनिक अधिकारी भी थे और अंधेरा हो गया था। सर्वे कर रहे थे, अचानक भीड़ आ गई तो सर्वे में विधायक पुत्र आ गए, सांसद आ गए, सर्वे में बाधा हुई, इसलिए बीच में छोड़ दिया गया 19 में, इसलिए फिर दोबारा 24 में किया गया। सभी कुछ आगजनी देखी, पथराव देखा, फायरिंग देखी, चारों तरफ मस्जिद को घेरे हुए भीड़ देखी। तो संभल में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची न्यायिक आयोग की टीम ने करीब 44 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। न्यायिक आयोग के सदस्य और पूर्व DGP AK जैन का क्या कहना है, सुनते हैं। जब सब बयान दर्ज हो जाएंगे, अभी करीब 77 मुलजिमों के बयान दर्ज किए हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, जो कि मुरादाबाद जेल में बंद हैं संभल के मुकदमों में। उनके बयान दर्ज किए हैं हम लोगों ने, आयोग ने, और मुलजिम आएंगे गिरफ्तार होके तो उनके भी बयान दर्ज होंगे। उसके बाद फिर तय होगा कि रिपोर्ट कब तक जो है वो प्रेषित की जाएगी। आज लगभग कितने लोगों के बयान हुए? आज 16-17 के हो गए हैं आज भी बयान। सर अब तक टोटल कितने लोग? 29 के कल हुए थे, 45 के बयान इस विजिट में हुए हैं। तो जांच आयोग ने जिलाधिकारी के भी बयान दर्ज किए हैं। जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने जांच आयोग की टीम के दौरे को लेकर के क्या कुछ कहा, सुनते हैं। कुल 15 लोगों के बयान दर्ज हुए, कल 29 लोगों के बयान दर्ज हुए थे। तो जितने भी लोग थे, चाहे वो चिकित्सा विभाग के थे, अधिकारीगण थे या आम जनमानस थे और अन्य जो भी व्यक्ति जो बयान दर्ज कराना चाहते थे, और सभी को माननीय न्यायिक आयोग ने समाचार पत्रों के माध्यम से और नोटिस के माध्यम से सूचना भी भेजी थी। तो 29 और 15 2 दिन इनमें बयान दर्ज हुए। आपको बता दें, पिछले साल 19 नवंबर से ही संभल में तनाव का माहौल है, जब शाही जामा मस्जिद को हिंदू पक्ष ने हरिहर मंदिर बताकर कोर्ट से सर्वे की मांग की थी। सर्वे के दूसरे दौर के दौरान 24 नवंबर को हिंसा भड़की, जिसमें 4 की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए। इसी को लेकर के जांच आयोग का गठन किया गया था, जिसने 1 दिसंबर 2024 के अलावा 21 और 30 जनवरी 2025 को संभल का दौरा किया। जांच आयोग पिछले दौरे के दौरान भी अधिकारियों के बयान दर्ज कर रहा था। संभल की शाही जामा मस्जिद के एक हिंदू मंदिर होने का दावा करने वाले अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने शुक्रवार को अपने चौथे दौरे के दौरान बयान दर्ज करवाया। एक दिन पहले ही मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट से एक झटका लगा, जिसमें उन्हें मस्जिद की पुताई की अनुमति नहीं मिली। एसआई के सामने साफ सफाई की अनुमति मिली है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का।
एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, ओरिजिनल वीडियो है, ओरिजिनल बातचीत है और वो वीडियो है ट्रंप और ज़ेलेंस्की का। पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। आपको दिखाते हैं हम। कल रात से अब तक सोशल मीडिया पर इन दोनों की बहस छिड़ी हुई है, क्योंकि इससे पहले दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस तरह बात करते, झगड़ा करते, बहस करते ना देखा है ना सुना है। जब तमाम वर्ल्ड मीडिया मौजूद हो, व्हाइट हाउस में तो कभी नहीं देखा कि दो देश मिले और इस तरीके से बात कर रहे हैं। जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की दरअसल अमेरिका पहुंचे थे, जहां व्हाइट हाउस में ट्रंप ने शानदार स्वागत किया, क्योंकि ट्रंप आपको मालूम है कि रशिया से बात कर रहा है कि युद्ध रुकवाना है। तो ज़ेलेंस्की को उन्होंने बुलाया, बड़े अच्छे से स्वागत किया, 40 मिनट तक बातचीत हुई। लेकिन 10 मिनट पे एक बहस हो गई, जिसका एक हिस्सा आपको पहले सुनाते हैं। You think that if you will speak very loudly about the war, you He's can... not speaking loudly. He's not Yeah. speaking loudly. Your country's in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No, Can you've I done a lot of answer? talking. Your country is in big trouble. I know. You're not I winning. know. You're not winning this. You have a damn We- good chance of we are coming out staying, okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only alone. in this We cabinet. gave you, through I this said thank stupid you. president, $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment. You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about West? If you didn't have You our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't speak- have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 okay? days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something Maybe new. less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this. I tell you. See, I think it's good for the American people to see what's going on. I understand. I think it's very I understand. important. That's why I kept this going so long. You have to be thankful. You don't have the I'm cards. thankful. You're buried there. Your people are dying. tell you You're again, running I low know. on soldiers. Don't- Listen, don't please, you're running Mr. low on President. soldiers. It would be a damn good thing. Mr. And then President. then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go and I want this. Look, if you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men stop getting killed. Of course, we want to stop the war. वैसे देखा जाए, अगर आप विश्व के चैंपियन हैं, बॉस हैं, पैसा भी दे रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन युद्ध लड़ा गया, इसके पीछे कोई जिसे क्या कहते हैं कि अतिशयोक्ति नहीं है कि अमेरिकी हथियार ना होते, वो सप्लाई ना होती तो ना लड़ा गया होता। ट्रंप ये कह रहे थे कि आप उस देश के प्रेसिडेंट हैं और आपका जो देश है वही ट्रबल में है, उसी के ही लोग मर रहे हैं और आपको पैसे दिए गए थे और आप सीज फायर नहीं चाहते हैं कुछ। लेकिन तो मतलब इस तरीके की चीज़ें पहले देखी नहीं गई। बहस के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस से बाहर निकाल दिया गया। क्या आप समझ ही नहीं रहे? दोनों ने एक पीसी करनी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, इकट्ठे बैठना था, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। अब सुबह करीब 11 बजे अमेरिका से ब्रिटेन के लिए वो रवाना हुए, जहां वो यूरोपीय देशों के एक समिट में हिस्सा लेने वाले हैं। इस समिट में फ्रांस है, जर्मनी है, डेनमार्क है, इटली है, 13 देश हैं। साथ ही नेटो के महासचिव और यूरोपीय संघ और यूरोपीय काउंसिल के प्रेसिडेंट भी शामिल हैं। वहीं ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से वापस जाने के बाद एक करीब 14 ट्वीट किए, जिसमें अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा कि अमेरिकी लोगों ने हमारे लोगों को बचाने में मदद की है। इंसानियत सबसे पहले आते हैं, हम सच में शुक्रगुजार हैं। अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते और मजबूत बनेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ज़ेलेंस्की के ये ट्वीट है। जब दोनों नेताओं के बीच बहस चल रही थी, तब ऐसा लग रहा था कि मानो ट्रंप गुस्से में है। उन्होंने गुस्से में कहा कि ज़ेलेंस्की तीसरे विश्व युद्ध की संभावना में जुआ खेल रहे हैं, बहुत अपमानजनक है। Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on this position to question. dictate that. That's Remember exactly what this. you're doing. You're in no position to dictate what we're going to feel. You We're will- going to feel very you will good. feel influenced. We're going to feel I'm- very I'm good and telling very you, strong. You will feel influenced. You're right now not in a very good position. You've allowed From the yourself very- to be in a from very the bad very position, beginning and he of the happens war. to be right about From the it. very beginning of the war. You're not Mr. in a good Brown, position. I You don't have the saying- cards right now. With us, you start having not cards. playing cards. Right now, you I'm don't. very You're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're I'm gambling the with the president lives of anymore. millions of people. You think- You're gambling with World War What do you- III. what do you think You're about? gambling with What do you World think War about? III. And You- what you're doing is very disrespectful to the country, this country.
ये अनप्रेसिडेंटेड है। ये शायद अब अनप्रेसिडेंटेड तरीके से ये शायद ट्रंप ही कर सकते थे कि एक देश को बुला करके उसके राष्ट्राध्यक्ष को ये कहना कि तू जुआ खेल रहा है, पूरी दुनिया को जो है युद्ध में धकेल देगा। मतलब किस तरीके से कि कोई विकल्प नहीं है, अब जो भी कुछ करना है अमेरिका के साथ ही रहना होगा, एग्जिस्ट करना है। तो वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक बहस के बाद यूक्रेन के डेलीगेट्स ओवल ऑफिस से निकलकर दूसरे कमरे में चली गए। अमेरिकी टीम वहीं रुकी रही। इस दौरान ट्रंप ने उपराष्ट्रपति वेंस, विदेश मंत्री रूबियो और एनएसए माइक वॉल्ट्ज से बात की। चर्चा के दौरान ट्रंप ने कहा कि ज़ेलेंस्की बातचीत की हालत में ही नहीं है। इसके बाद उन्होंने माइक वॉल्ट्ज और रूबियो से कहा कि वो जाकर खुद ज़ेलेंस्की को कह दे कि उनके जाने का वक्त हो गया। ये दोनों अधिकारी जब ज़ेलेंस्की के कमरे में पहुंचे तो ज़ेलेंस्की ने उनसे कह दिया कि वो चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। ज़ेलेंस्की ने फिर से ट्रंप के साथ बातचीत करने की इच्छा जाहिर की, लेकिन मौका नहीं दिया गया। दोनों नेताओं की, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, कि जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी वो रद्द कर दी गई। दस मिनट की बहस ने ज़ेलेंस्की को तगड़ा झटका दिया। ट्रंप ने कहा कि युद्ध में अमेरिका ने यूक्रेन को मजबूत किया, जिसके लिए ज़ेलेंस्की को शुक्रगुजार होना चाहिए। Empowered you to be a tough guy, and I don't think you'd be a tough guy without the United States. And your people are very brave, but you're either going to make a deal or we're out. And if we're out, you'll fight it out. I don't think it's going to be pretty, but you'll fight it out. But you don't have the cards. But once we sign that deal, you're in a much better position. But you're not acting at all thankful. And that's not a nice thing. I'll be honest, that's not a nice thing. ट्रंप ने दावा किया कि पुतिन शांति के लिए काफी गंभीर है, लेकिन ज़ेलेंस्की नहीं। तभी बातचीत होगी जब ज़ेलेंस्की इस जंग को वाकई में खत्म करना चाहते हैं। उधर ज़ेलेंस्की ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो चाहते हैं कि ट्रंप इस बहस के बाद भी यूक्रेन के लिए ज्यादा समर्थन दिखाएं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन एक साझेदार के तौर पर कभी भी अमेरिका को खोना चाहता नहीं है। ज़ेलेंस्की ने अपनी बात दोहराते हुए कहा कि यूक्रेन तब तक रूस के साथ पीस डील में शामिल नहीं होगा जब तक कि उसे सुरक्षा की गारंटी नहीं मिल जाती। इस बीच इस बहस के बाद यूरोप के कई नेताओं ने ज़ेलेंस्की के प्रति अपना समर्थन जताया। नॉर्वे, नीदरलैंड, पोलैंड, यूरोपीय यूनियन, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे यूरोपीय देशों के अलावा कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने भी ज़ेलेंस्की का समर्थन किया। तो अमेरिका और कनाडा के रिश्तों में डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस पहुंचते ही दरार पड़नी शुरू हो गई। पहले तो ट्रंप ने कनाडाई लीडर जस्टिन ट्रूडो को घेरते हुए उनके देश को अमेरिका से जोड़ने का न्योता दे दिया। बाद में टैरिफ को लेकर धमकी। अब इससे एक कदम आगे निकलते हुए ट्रंप प्रशासन ने पीटर नवारो ने कनाडा को जासूसी गुट 5 आइज से हटने का प्रस्ताव दिया। यानी ट्रंप अब कनाडा को सबसे बड़ा झटका देने की तैयारी में है। ट्रंप कनाडा को 5 आइज से इसलिए हटाना चाहते हैं ताकि कनाडा पर और दबाव बनाया जा सके और व्यापार में उससे और शर्तें मनवाई जा सकें। दरअसल 5 आइज क्या है? ये एक 5 देशों का संगठन है। इसके मेंबर एक दूसरे के साथ खुफिया इनपुट साझा करते हैं, कई मामलों में साथ मिलकर चलते हैं। इसमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है। 5 आइज को दुनिया का सबसे ताकतवर इंटेलिजेंस नेटवर्क माना जाता है। इस अलायंस का सबसे बड़ा मकसद आतंकवाद को रोकना, नेशनल सिक्योरिटी के लिए काम करना है। 5 आइज की शुरुआत बेसिकली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जर्मनी और जापान को रोकने के लिए हुई थी। इसमें अमेरिका और ब्रिटेन थे। आपको इसकी डिटेल देते हैं। 5 आइज अलायंस की शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के समय हुई। 1943 में ब्रिटिश यूएस कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस एग्रीमेंट हुआ। दोनों देशों के कोड ब्रेकर्स के साथ काम करना शुरू हो गया। जर्मनी और जापान के कम्युनिकेशन कोड्स को तोड़ने का काम करते थे। दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस इनपुट शेयर किए। दोनों देशों को साथ मिलकर काम करने का फायदा मिला। जंग जीतने के बाद अमेरिका, ब्रिटेन ने इस अलायंस को जारी रखने का फैसला किया। 1946 में इस एग्रीमेंट को नया नाम UK-USA एग्रीमेंट दिया गया। 49 में 49 में कनाडा जुड़ गया। 1956 में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया शामिल हुए। 5 देशों की इंटेलिजेंस अलायंस के बाद इसका नाम 5 आइज पड़ा है। अपने पार्टनर के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए ये काम करता है और एक दूसरे के लिए इंटेलिजेंस इनपुट शेयर करता है। इसके सभी सदस्य देशों की 20 से ज़्यादा एजेंसियां हैं। कई दशक तक ये अलायंस सीक्रेट तौर पर काम करता है।
जर्नल ऑफ कोल्ड वॉर स्टडीज में एक मजेदार लेख छपा, जिसके मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में 1972 में ग्राफ विटल एम प्रधानमंत्री थे। उन्हें भी 5 आइज के बारे में 1 साल बाद पता चला था। 1999 तक किसी भी सदस्य देश ने इस अलायंस से होने का खुलासा किया नहीं है। इसकी शुरुआत के 55 साल बाद 2010 में पहली बार 5 आइज से जुड़े एग्रीमेंट को सार्वजनिक किया गया। 5 आइज का सचिवालय अमेरिका में है। इस अलायंस में अमेरिका ही सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस रखता है। इसके बाद ब्रिटेन दूसरा देश है जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस रखता है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की भूमिका सीमित है। अब सवाल यह है कि ट्रंप कनाडा को क्यों हटाना चाहते हैं? अलायंस तो पुराना है। कनाडा के पास उतने सैनिक नहीं, नेटो के जरिए सिक्योरिटी मिलती है। नेटो के जरिए मिलने वाली सिक्योरिटी में अमेरिकी सैनिक ही होते हैं। कनाडा अमेरिका के बीच ट्रेड और टैरिफ का विवाद है। ट्रंप की नीति कनाडा को उसकी असलियत से रूबरू कराती है। ट्रंप कई मौकों पर ट्रूडो को गवर्नर कहकर संबोधित कर चुके हैं। ट्रंप कनाडा को अपनी शर्तों पर लाना चाहते हैं। 2020 में एक कनाडाई खुफिया अधिकारी ने एक मिलिट्री इंटेलिजेंस से जुड़ी मैगजीन में लिखा कि 5 आइज से जुड़े हर देश की अलग अलग जिम्मेदारी है। ऑस्ट्रेलिया साउथ चाइना, इंडो चाइना और इसके करीबी पड़ोसियों को कवर करता है। ब्रिटेन, अफ्रीका और कुछ यूरोपीय देशों का प्रभारी है। लेकिन ट्रंप के आने के बाद अब दोनों देशों में खटास आ गई है, क्योंकि ट्रंप अब कनाडा को फ्री में कुछ भी देना चाहता है। 5 आइज ने कनाडा को कब कब बचाया है? 2016 में 18 बड़े आतंकी हमले की साजिश हो रही थी, बचा लिया। स्टॉक एक्सचेंज, संसद पर बम से हमले की साजिश थी। पीएम को जान से मारने की साजिश रच गई थी। 5 आइज ने इस हमले को नाकाम किया। ट्रेन पर हमले की साजिश रोक ली। 2013 में टोरंटो से न्यूयॉर्क जाने वाली ट्रेन पर हमला होने वाला है। हमले से पहले साजिश का खुलासा करके 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आईएसआईएस को फैलने से भी इसने रोका है। कनाडा में आईएसआईएस ने बड़ी तेजी के साथ लोगों को इन्फ्लुएंस किया। कई नागरिक आईएसआईएस में शामिल होने की फिराक में थे। उनका पता लगा लिया, उनको ट्रैक कर लिया। तो ट्रंप कनाडा को बाहर करने का प्लान कर रहे हैं कि इससे हटा देते हैं। अब पूर्व रणनीतिक सलाहकार स्टीव बैनन के मुताबिक कनाडा के पास खुद की हिफाजत करने लायक साधन नहीं है। चीन अब आर्कटिक में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। अब उसे अलायंस से बाहर करना खतरनाक है। बैनन ने कहा कि कनाडा सीमित क्षमता होते हुए कहीं ज्यादा काम करता है। अगर इतिहास पर नजर डालें तो कनाडा अमेरिका का सबसे अच्छा सहयोगी भी रहा है। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। इसका नुकसान कनाडा को उठाना पड़ रहा है। ट्रूडो ने 5 आइज का नाम लेकर खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या में भारत का हाथ होने का आरोप लगाया, जिसको लेकर काफी विवाद हुआ। बाद में ट्रूडो बैकफुट पर आ गए।